नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडवांस एस्ट्रो स्कॉलर में। और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र का चौथा चैप्टर। और चौथा चैप्टर में भी श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 11 तक हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है अपने YouTube चैनल में, जिसमें हिंदी भाषा में बड़े ही सरल तरीके से मैं आपको बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ा रहा हूँ। और पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी जाके देखिए, वहां मैंने चैप्टर 3 के सारे श्लोक कवर कर रखे हैं। चैप्टर 3 में 74 श्लोक थे। मैंने उन सभी श्लोक को हिंदी भाषा में सरल तरीके से समझाया है ताकि सभी को समझ में आए और सभी आसानी से ज्योतिष सीख सकें। मैं अपने YouTube चैनल में ज्योतिष सिखाता हूँ सरल भाषा में एडवांस लेवल के। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, मैं हूँ एडवांस एस्ट्रो स्कॉलर। ये मेरी तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन में और ये मेरे चैनल का लोगो है। आप याद रखिएगा ताकि आप मेरे चैनल में आ सकें और अच्छे वीडियोस, सरल वीडियोस हिंदी भाषा में आप देख सकें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको किसी को कंसल्टेशन वगैरह के लिए जरूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले श्लोक और दूसरे श्लोक के साथ। चैप्टर 4 का बृहद पराशर होरा शास्त्र के चैप्टर 4 का पहला और दूसरा श्लोक आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है। देखते हैं ये पहला और दूसरा श्लोक हमें क्या क्या बताता है। तो पहले और दूसरे श्लोक में सबसे पहले हम पहला श्लोक देखते हैं। पहला श्लोक हमें बताता है कि जो होरा शब्द है, होरा की जब हम बात करते हैं, ज्योतिष जब हम पढ़ रहे होते हैं और जब हम किसी चीज जब हम होरा की बात करते हैं समझने की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो होरा जो शब्द है वो संस्कृत शब्द से आया है, जिस शब्द का नाम है अहोरात्र। क्या शब्द है? अहोरात्र। अहोरात्र किसको बोलते हैं? अहोरात्र वो समय होता है जो दिन और रात दोनों को मिला के कहलाता है अहोरात्र, यानी कि एक पूरा दिन आप बोल सकते हो। कई लोग मानते हैं कि दिन और रात के बीच का समय होता है, लेकिन असलियत में वो दिन और रात जो दोनों को मिला के जिसको हम एक कंप्लीट डे बोलते हैं, उसको संस्कृत में अहोरात्र बोलते हैं। तो अहोरात्र में से सामने से अ और आखिरी में से त्र को हटा दोगे तो आपके पास शब्द आता है होरा शब्द। ठीक है। जो होरा शब्द जो है या होरा जो है वो ज्योतिष में हम लोग इसलिए अ, देखते हैं जब भी हम किसी चीज को एनालाइज कर रहे होते हैं कि किसी का जन्म किस होरा में हुआ है, कोई घटना कौन से होरा में हुई है। तो होरा देख के हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो होरा जो है जिसमें कोई घटना हुई है, उस घटना की शुरुआत हुई है, तो वो घटना आगे चल के या उसके साथ घटने वाली जो घटनाएं हैं वो अच्छी होंगी या बुरी होंगी, यानी ऑस्पिशियस यानी कि शुभ होगा या अशुभ होगा। ये सब जज करने में हमें होरा का काम आता है। होरा का जो एडवांस लेवल यूज है कि होरा के थ्रू आप प्रिडिक्शन कैसे करोगे, वो मैं आपको चैनल में इसी बृहद पराशर होरा शास्त्र के सीरीज में सिखाऊंगा। जैसे ही मेरे आगे वीडियोस आएंगी, हर वीडियोस में मैं 10-11 श्लोक कवर करता हूँ, हिंदी भाषा में समझाता हूँ आसानी से। तो ये मेरे को पहले श्लोक में बताया है चैप्टर 4 में बृहद पराशर होरा शास्त्र में। अब इसी तरीके से दूसरे श्लोक में जो हमारे राइटर हैं वो बता रहे हैं कि जो 12 राशियां हैं, 12 राशियां जो हैं वो किस चीजों को दिखाती है। 12 राशियां जो मेष राशि से लेकर अंतिम जो है पाइसिस, पाइसिस यानी कि मीन राशि तक, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु यानी कि काल पुरुष के अंगों को दिखाती है। भगवान विष्णु को जब आप समय के रूप में जब आप इमेजिन करते हो, समय के रूप में, तब उसको काल पुरुष कहा जाता है। भगवान विष्णु को सुप्रीम बताया गया है और उन्हीं को ही, जो काल पुरुष है उन्हीं को, उनको विष्णु का ही अवतार बताया गया है। उनको जो समय को हम जब एक इंसान एक अवतार के रूप में इमेजिन कर रहे हैं, तब हम उनको काल पुरुष के रूप में इमेजिन कर रहे हैं। तो उस काल पुरुष के जो शरीर के अंग हैं, वही अंग हमें बताया गया है कि ये 12 राशियां हैं मेष से लेकर मीन तक, दूसरे श्लोक में। ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 पढ़ते हैं। तो सब आपकी स्क्रीन पर श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 आपको दिख रहे होंगे। श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 में हमें मेष राशि के बारे में बताया गया है। मेष राशि के बारे में क्या क्या बताया गया है ये जानकारी हम देखते हैं। मेष राशि के बारे में बताया गया है कि काल पुरुष कुंडली में या किसी के भी कुंडली में, आपके कुंडली में, मेरे कुंडली में, मेष राशि हेड को दिखाता है। हेड यानी कि मुंडी को दिखाता है। बता रहे कि कौन सा जो बॉडी पार्ट को दिखा रहा है, ये बता रहा है मेष राशि हेड को दिखा रहा है। उसी तरीके से जो वृषभ राशि के बारे में बता रहा है कि वृषभ राशि हमारे चेहरे को दिखा रहा है।
उसी प्रकार से मिथुन राशि हमारे हाथ को दिखा रहा है, कर्क राशि हमारे छाती, हमारे दिल का हिस्सा है वो दिखा रहा है, सिंह राशि हमारे पेट का हिस्सा दिखा रहा है, कन्या राशि हमारे जो हिप्स होते हैं उनको दिखा रहा है, तुला राशि स्पेस मतलब जो हमारी ये होती है नेवल, स्पेस बिलो नेवल। अब हिंदी में एग्जैक्ट मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा है, जो पेट में जो हमारा जो छेद होता है ना बीच में, उसके नीचे का जो हिस्सा वो उसको दिखाता है। वृश्चिक राशि हमारे प्राइवेट पार्ट्स को दिखाता है। धनु राशि होता है वो थाई को दिखाता है, जांघ। मकर राशि जो होता है घुटने को दिखाता है। कुंभ राशि जो होता है एंकल को दिखा रहा है। वो उसके लिए भी एकदम एग्जैक्ट हिंदी शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बिना स्क्रिप्ट के वीडियो बनाता हूँ। पहले पीपीटी तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद फिर बनाता हूँ। ये लिख के नहीं रखता कि बोलना कैसे, तो एग्जैक्ट कई बार शब्द याद नहीं आते। लेकिन एंकल्स एक बेसिक इंग्लिश शब्द है, सभी को पता है। वो जो पैर और जो तालू वाला जो हिस्सा है उसके बीच का जो जोड़ है उसको बोलते हैं। और फिर जो मीन राशि है वो पैर को दिखाता है, जो तालू वाला जो पैर वाला जो हिस्सा है उसको दिखाता है। ठीक है। तो ये सब हमको श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 में बताया गया है। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो श्लोक नंबर 5 में हमको क्या बताया गया है ये देखते हैं। श्लोक नंबर 5 में हमको बहुत सारी चीजें बताई गई है। शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ हिंदी में। अब बाकी लोग आपको पढ़ाते हैं तो वही पढ़ा देते हैं जो सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले श्लोक नंबर 5 में, इन 2 लाइन के श्लोक में हमको जो बेसिक डिटेल की है उसको एक्सप्लेन कर मतलब लंबा करके बताता हूँ। 3 प्रकार के हमको राशियों को, मतलब राशियों को 3 कैटेगरी पहले बताया गया है। चर, स्थिर और द्विस्वभाव, यानी कि इंग्लिश में बोले तो मूवेबल, फिक्स्ड और डुअल। तो चर राशि में आता है मेष राशि, कर्क राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि और मकर राशि। उसी प्रकार से स्थिर राशियों में आता है वृषभ राशि, सिंह राशि, उसके बाद फिर वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। उम्मीद है कि आप सिर्फ टाइम पास के लिए ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे। आपको उम्मीद है कि आप ज्योतिष को मास्टर करना चाहते हो, एक प्रकांड पंडित बनना चाहते हो, एक प्रकांड विद्वान बनना चाहते हो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कॉपी पुस्तक लेके बैठा करिए और नोट्स बनाया करिए। अगर आपसे उतना नहीं हो सकता है तो कम से कम स्क्रीनशॉट लिया करिए, ताकि आप बाद में ये सब चीज को पढ़ सकें, या आप मेरे वीडियो को वापस भी देख भी सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से द्विस्वभाव राशि है, यानी कि डुअल साइंस जिसको बोलते हैं, जिसमें आता है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि और पाइसिस यानी कि मीन राशि। ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बताया है। इसके अलावा 5वें श्लोक में जानकारी दी जाती है कि राशियों को मेल और फीमेल 2 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी कि जेंडर के आधार पे। मेल में आता है जितने ही ऑड नंबर की राशि है, ऑड नंबर मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां और 11वां। ठीक है। यानी कि मेष, मिथुन, सिंह और तुला और धनु और कुंभ। उसी प्रकार से जो इवन नंबर्स की राशि है, यानी कि इवन नंबर्स की राशि यानी कि वृषभ हो गया, कर्क हो गया, कन्या हो गया, वृश्चिक हो गया, मकर हो गया, मीन हो गया, ये सब फीमेल राशियां होती है। इसके आगे 5वें श्लोक में और एक इंफॉर्मेशन दिया गया है। वो इंफॉर्मेशन है, नेचर बताया गया है कि साइंस का जो हमारे राशियां हैं उनका नेचर क्या होता है, कि पित्त पित्त स्वभाव के होते हैं, वात स्वभाव के होते हैं, कफ स्वभाव के होते हैं। ये तीनों स्वभाव उनके अंदर होते हैं। तो बताया गया है कि जो मेष राशि है, और मेष के त्रिकोण में जो राशि है, मेष के त्रिकोण में कौन सी राशि होती है? सिंह राशि, धनु राशि, ये जो राशियां होती हैं ये सभी पित्त स्वभाव की होती हैं। उसी प्रकार से वात स्वभाव की राशियां होती है जो हमारे वृषभ राशि और उसके त्रिकोण के राशि, यानी कि कन्या और मकर। उसी प्रकार के कफ कफ स्वभाव किसका होता है? कफ स्वभाव होता है कर्क राशि और उसके त्रिकोण की राशियां, यानी कि वृश्चिक और मीन। और बाकी जो बचा मिथुन राशि और उसके त्रिकोण, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ, ये इनके अंदर तीनों प्रभाव हमको देखने को मिलता है। हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा हो कि मैं ज्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। यूट्यूब इसका ऑप्शन देता है जिसको प्लेबैक स्पीड बोलते हैं। अगर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे वहां आपको मिल सकता है। और अगर मैं बोल रहा हूँ वो समझ नहीं आता है तो आप थोड़ा पीछे बैक करके 10-20 सेकंड बैक करके दोबारा देख सकते हैं, जितने बार चाहे उतने बार बैक करके देख सकते हैं। लेकिन समझ अच्छे से आना चाहिए आपको, बस इतना मेरा लक्ष्य है। और 5वें श्लोक में हमको बताया गया है कि इन्हीं स्वभाव के आधार पे बीमारियां भी होती है। जैसे कि अगर जो सपोज कीजिए कि आपका जो कफ है, आपका कफ साइंस जो होता है, कफ साइंस मतलब कफ स्वभाव की राशियां, कफ स्वभाव की राशियां कौन सी होती है? कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। अगर उसमें कोई
दिक्कत है, उसमें कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है जो बीमारी का संकेत देता है, तो आपको कैसी बीमारियां होती हैं? तो ये बता रहा है पल्मोनरी डिसऑर्डर, ट्यूबरकुलोसिस, सेवर कफ यानी कि खांसी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको दमा बोलते हैं, शायद मेरे को अच्छे से पता नहीं है कि हिंदी में क्या बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस को, टीबी लेकिन सभी को पता होता है कि टीबी होता है क्या है। उसी प्रकार से पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, उसी उसी प्रकार से अगर आपके जो यानी कि वात स्वभाव की जो राशियां हैं, वात स्वभाव की राशियां जब एफ्लिक्टेड होती हैं, तो आपको पैरालिसिस, कॉलिक और रूमेटिज्म नाम की बीमारियां हो सकती है। उसी प्रकार से जब आपकी पित्त पित्त स्वभाव की जब राशियां प्रभावित होती हैं, तो जॉन्डिस, बाइल सिक्रेशन, येलोइश कॉम्प्लेक्शन, ये सब जो बीमारियां हैं ये होती है। और ये हमको देखने को मिलता है, ये आपके प्रिडिक्शन में काम आता है। अगर इस चीज को आप मास्टरी कर लिए कि कौन से राशि किस नेचर का है और उस नेचर के गड़बड़ होने से क्या बीमारी होगा, तो आपके प्रिडिक्शन करने में कि क्या बीमारी की पॉसिबिलिटीज है, कौन सा ग्रह बैठा है, आप फटाफट प्रिडिक्शन कर पाओगे। और अभी तो हम सिर्फ चैप्टर 4 में हैं, और बृहत्पराशर होरा शास्त्र में आगे पूरा समंदर बाकी है ज्ञान का। जब हम कवर करेंगे आप पूरा मास्टरी कर लोगे कि किस राशि में बैठा कौन सा ग्रह जब बीमारी के लक्षण दिखाएगा या खराब स्थिति में बैठा तो कौन किस तरह की बीमारी देगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा राशि किस स्वभाव का है। वात स्वभाव का है, पित्त स्वभाव का है, कफ स्वभाव का है, या त्रिदोष है, यानी कि तीनों तीनों टाइप का नेचर आपको देखने मिलता है। जैसे कि तीनों टाइप का नेचर है, तो उसमें आपको अक्सर नर्वस इशू, मल्टीपल और हार्मोनल इशू, ये सब देखने को मिलेगा जब वहां कोई ग्रह बीमारी दिखाएगा, जब वहां कोई एफ्लिक्शन होगा। समझ रहे हो? उसी प्रकार से अब हम श्लोक नंबर 6 में आगे बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 6 में आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जो बटन है उसके बाजू में एक बेल आइकन होगा, तो बेल आइकन को भी प्लीज दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस चैनल से एक नया वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 6 की तरफ और 7 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर श्लोक नंबर 6 और 7 दिखाई दे रहा होगा आपको। तो श्लोक नंबर 6 और 7 में हमको मेष राशि के बारे में डिटेल्ड जानकारी देखने को मिलती है। क्या बताया है डिटेल्ड, उसके बारे में क्या नेचर बताया है, ये देखते हैं। सबसे पहले बताया है कि मेष राशि का जो कलर है, मेष राशि का जो कलर है, यानी कि अब इसको आप प्रिडिक्शन में यूज कर सकते हैं कि किसी का लग्न मेष लग्न का है, या मंगल अगर उसके लग्न में बैठा है, तो क्या क्या आप उसके बारे में प्रिडिक्ट कर पाओगे उसके शरीर के बारे में। तो मेष लग्न के बारे में या मेष राशि के बारे में बताया है, जब उसको एक पर्सन के रूप में इमेजिन कर रहा है कि उसके चेहरे में, उसके शरीर में एक अलग सी लाल कलर, लालिमा जिसको शायद बोलते हैं हिंदी में, वो दिखाई देता है। आप कई बार ऐसे लोगों को देखते होंगे कि जिनका जो चेहरा होता है वो थोड़ा लाल, ऐसा लगता है कि उनके शरीर के अंदर खून ज्यादा है, गुस्सा हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं, मतलब पूरा लाल लाल होने लग जाता है एकदम, बहुत ज्यादा आपको आसानी से वो लाल दिखाई देने लगता है, थोड़ा भी धूप में निकल रहे हैं, मतलब वो समझ जाइएगा कि फिर ये मंगल प्रोमिनेंट है लग्न में या मेष लग्न है। तो उसी को समझाने का ये तरीका है। ये बोल रहा है कि अगर मेष राशि को किसी इंसान के रूप में इमेजिन करोगे, तो ब्लड रेड कॉम्प्लेक्शन यानी कि खून वाला जो लाल होता है वो आपको देखने को मिलता है, कि थोड़ा लालिमा देखने को मिलती है शरीर में। उसके बाद शरीर बताते हुए बोल रहा है कि मेष लग्न का इंसान है या मंगल प्रोमिनेंट है, तो थोड़ा जो शरीर होगा अच्छा मस्कुलर होगा, अच्छा बिल्ट होगा, मतलब शरीर देख के लगेगा हाँ थोड़ा प्रोमिनेंट, अच्छा थोड़ा बड़ा है शरीर, चौड़ा है, स्ट्रांग है, ऐसा आपको लगेगा। बता रहे हैं कि मेष जो लग्न के लोग हैं, मेष राशि के बारे में वो बता रहे हैं कि रात को ज्यादा ये थोड़ा एक्टिव होते हैं। ठीक है, उसी के बारे में, उसके बारे में नेचर बताते हुए, इस साइन का जो नेचर है वो बताते हुए बोल रहे हैं क्वाड्रुप्ड साइन। क्वाड्रुप्ड साइन को हिंदी में बोलते हैं चतुष्पदा। चतुष्पदा राशि, जहां तक मेरे को पता, चतुष्पदा का मतलब है कि जिसका चिन्ह चार पैर वाले जानवर हो। चार पैर वाले जानवर का मतलब मेष मेष राशि का जो चिन्ह है, जो जो जानवर है वो चार पैर का है। वृषभ राशि का जो जानवर है वो भी चार पैर का है। समझ रहे हो? जो जो चार पैर वाले, जो आपको सिंह राशि है, सिंह राशि का जो चिन्ह है शेर, वो भी चार पैर का। तो इन सबको बोलते हैं क्वाड्रुप्ड साइन, इंग्लिश में या हिंदी में बोलते हैं चतुष्पदा राशि। उसके बाद आप जब दिशा की बात करें तो बता रहे हैं कि जो एरीज साइन है, एरीज यानी मेष राशि है, वो ईस्ट डायरेक्शन को दिखाता है। ईस्ट डायरेक्शन का मतलब है पूर्व दिशा को दिखाता है। यही आपको पता होगा सूर्य भी आके उच्च का होता है। ठीक है, उसके बारे में, उसके बाद जब इसके
संगति का बात कर रहा है तो ये बता रहा है कि मेष राशि या मेष राशि के लोग राजा और अथॉरिटी से जुड़े लोग होते हैं। जब मेष लग्न की बात होगी किसी क्षेत्र के बारे में, तो मेष लग्न हिली रीजन मतलब पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ा हुआ राशि है। गुण की बात होगी तो रजोगुण से जुड़ा हुआ ये राशि है। 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुण के बारे में शायद मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है और आगे भी आपको बताएंगे। ये 3 तरह के गुण होते हैं जिसके आधार पे आप व्यक्ति के विचार क्या है, खाने-पीने का तरीका क्या है, रहने का तरीका क्या है, ये सब आप बता सकते हैं। यदि 3 ही कैटेगरी होती हैं। उसके बाद बता रहे हैं ये पृष्ठोदय राशि है। पृष्ठोदय क्या होता है? जो राशियां होती है, राशियां मुख्यतः दो तरह की होती है, या तो पृष्ठोदय या तो शीर्षोदय, यानी कि या तो वो जब पुराने हमारे जो ज्योतिष के ज्ञाता थे, जब वो ऑब्जर्व करते थे आसमान को, तो ऑब्जर्व करते थे आसमान को, तो जब ईस्टर्न होराइजन में जब कोई राशि उदय होती थी, यानी कि जब राशि उदय होती थी, तो क्योंकि अब सपोज कीजिए एरीज है, तो एरीज का साइन वो जो हिरण टाइप से है, मेष मेष राशि का जो साइन है वो जो हिरण टाइप से, वो एग्जैक्टली हिरण नहीं है लेकिन हिरण की जैसा है। तो वो जो है, वो इसलिए उसका साइन है क्योंकि जब आप उस मेष राशि में वैसे 3 नक्षत्र आते हैं, तीनों नक्षत्र का शेप अलग-अलग रहता है, देखने को मिलेगा। लेकिन मेष राशि का जब आप मोटा-मोटा जब आप हिसाब लोगे कि मोटा कैसा दिखता है आसमान में वो मेष राशि, उसका चिन्ह क्यों है, तो वो हिरण जैसा आकार बनाता है, ठीक है? तो जो ऑब्जर्व करने वाले लोग हैं, जब वो ऑब्जर्व करते थे तो देखते थे कि जब ये उदय हो रहा है, जब ईस्टर्न होराइजन में ये साइन उदय हो रहा है, तो सबसे पहले ना इस हिरण का ना पीछे वाला हिस्सा दिखाई देना शुरू होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुंडी तक आता है और फिर पूरा जो हिस्सा है वो दिखता है, लेकिन शुरू होता है पीछे उससे। तो जितनी भी राशियां का जो चिन्ह है, जैसे कि सिंह राशि का शेर है सपोज कीजिए, तो जितने भी राशि के जो चिन्ह जो आसमान में हमको दिखते थे, अगर वो पीछे की तरफ से उदय होते थे तो हम उसको बोलते थे पृष्ठोदय राशि, और अगर वो सामने की तरफ से हमको उदय होते दिखते थे तो उनको बोलते थे शीर्षोदय राशि। लेकिन जो मीन राशि है वो अकेला ऐसा साइन है जो कभी आगे कभी पीछे से दिखता था, तो वो दोनों कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है? उसी प्रकार से आगे बता रहे हैं इसी श्लोक में कि मेष राशि का एलिमेंट क्या है? अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व यानी कि फियरी साइन है, ठीक है? पंच तत्वों में जो बांटा है तो इसमें बोल रहे अग्नि तत्व है मेष राशि का साइन। उसी प्रकार से अंत में बता रहा है कि मेष राशि का जो रूलर है, यानी कि मेष राशि का जिस पे शासन, जिसका शासन है वो है मंगल ग्रह। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा श्लोक नंबर 6 और 7 में हमारे ऋषि हमें क्या बता रहे हैं, ज्योतिष का ज्ञान जो दे रहे हैं हमें मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के बारे में ये सारा ज्ञान, इसमें से कई सारा ज्ञान आपको नहीं रहा हो तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 8 पे। श्लोक नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस श्लोक नंबर 8 में हमें वृषभ राशि के बारे में बताया जा रहा है। वृषभ राशि सफेद कलर के बारे में बताया गया है, सफेद रंग का होता है। जैसे हमें पहले बताया गया था कि मेष राशि लाल रंग का होता है, तो उसमें बता रहा है कि सफेद रंग का होता है। उसके बाद हमें बता रहा है कि इसका जो रूलर है, इसका जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह है। पहले मंगल ग्रह था मेष राशि में, इसमें बता रहा है शुक्र ग्रह है। तो ये भी चतुष्पदा यानी कि क्वाड्रुप्ड साइन है, यानी कि 4 पैर वाला जो भैंस या बैल जो उसका वो होता है, वृषभ जो इसका साइन होता है, ये बता रहा है। उसके बाद फिर बता रहे हैं कि इसको जो नेचर होता है वो स्थिर लग्न होता है, ठीक है? इससे पहले श्लोक नंबर 5 में आपको बताया था चर स्थिर इन सब के बारे में, तो बता रहे हैं कि ये स्थिर लग्न का राशि है। उसके बाद बता रहे हैं कि ये भी नाइट के समय स्ट्रांग होता है, नाइट के समय ये जो राशि है वो स्ट्रांग होता है। और इसका जो डायरेक्शन है वो साउथ है, साउथ यानी दक्षिण दिशा इसका डायरेक्शन होता है। उसके बाद बता रहे हैं कि इसका जो मेन कारक तत्व होते हैं वो गांव, खेती, व्यापार और खनिज या खाद्य सामग्री, ये सब होते हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि जो इसका एलिमेंट है, जो तत्व है, पंच तत्वों में से एक जो तत्व होता है वो पृथ्वी तत्व होता है। जैसे मेष लग्न का तत्व अग्नि था, इसका पृथ्वी तत्व होता है। और बता रहे हैं कि ये भी पृष्ठोदय राशि है। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि पृष्ठोदय और शीर्षोदय क्या होता है, मेष लग्न वाले जब मैं समझा रहा था श्लोक नंबर 6 और 7। तो उम्मीद है आपको समझ में आया हो। तो ये श्लोक नंबर 8 में बताया गया है वृषभ राशि के बारे में। अब वृषभ राशि के बाद श्लोक नंबर 9 देखते हैं। अब श्लोक नंबर 9 में हम हमें जो है, श्लोक नंबर 9 का सबसे पहले तो आपको श्लोक दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद श्लोक नंबर 9 में हमको कुछ जानकारी दिया गया है किसके बारे में, मिथुन राशि के बारे में।
क्या क्या जानकारी दी गई है, आज आइए देखते हैं। तो जो श्लोक नंबर 9 है, उसका जो सिंबल होता है, सिंबल यानी कि जो चिन्ह होता है, श्लोक नंबर 9 में बताया कि जो मिथुन राशि का जो चिन्ह होता है वो होता है एक मर्द और एक औरत। मर्द एक हथियार पकड़ा हुआ होता है और औरत एक एक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ी हुई होती है। जो गाना जब गाते हैं तो उस समय जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तार वाला, वो पकड़ी हुई होती है। और मर्द हथियार पकड़ा हुआ होता है। इससे हमें पता चलता है कि ये क्रिएटिविटी का भी और स्किल्स का भी साइन है, और ये करेज का भी साइन है, ठीक है। उसी प्रकार से अब क्योंकि इंसान है तो दो पैर वाले होंगे, तो इसलिए ये बता रहे कि ये बाइपेड साइन है। जैसे कि पहले जानवर चार पैर वाले थे, उसको क्वाड्रपेड बोलते थे, इसको बाइपेड बोलते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में इसको जहां तक बोलते हैं द्विपद, द्विपद राशि जहां तक बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये एक शीर्षोदय राशि है। आपको मैं शीर्षोदय और पृष्ठोदय दोनों का मतलब समझा चुका हूं जब मैंने आपको मेष राशि पढ़ाया। शीर्षोदय यानी कि पहले ये, जब ये जो राशि है, जब ये ईस्टर्न होराइजन में जब उदय होता है इसका, तो फिर पहले इसका सिर यानी कि पहले का हिस्सा उदय होता है, फिर या बोल सकते हो कि अ, ब- शुरू से यानी कि फ्रंट की तरफ से इसका उदय होना शुरू होता है, ना कि पीछे की तरफ से, ठीक है। उसी प्रकार से इसके तत्व बोलोगे, पंच तत्वों में कौन सा तत्व मिथुन राशि को दिखाता है, तो वो वायु तत्व होता है। उसी प्रकार से ये वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा का राशि है। ये पश्चिम दिशा का राशि होने के साथ साथ रात के समय ये स्ट्रांग होता है। उसी प्रकार से ये जो कम्युनिकेशन का साइन होता है, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी लाइफ, एक्सचेंज एंड लर्निंग। जब भी आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप बातचीत करना शुरू करते हो। एक जब रहते हो तो फिर एंटरटेनमेंट, करेज, ये सब का जो साइन होता है ये। उसके बाद बता रहे हैं कि कैसा रंग कैसा होता है। जैसे पहले इसने बताया कि मेष राशि का लग्न लाल होता है, या वृषभ का जो राशि का जो रंग होता है सफेद होता है। उसी प्रकार से मिथुन का जो रंग होता है वो एक हल्का हरा होता है, एकदम हल्का सा हरा दिखाई देगा आपको, ठीक है, हरापन। उसी प्रकार से इसका जो लॉर्ड होता है, यानी कि इसका इस राशि का जो स्वामी है वो बुध, बुध ग्रह होता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 10 और 11 में। श्लोक नंबर, वैसे तो मैं सिर्फ 10 श्लोक कवर करने वाला था, लेकिन 11 इसलिए कवर करना पड़ा क्योंकि दोनों एक ही चीज का हिस्सा है। दोनों में हमको कर्क राशि का पूरा जानकारी दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो कर्क राशि है, कर्क राशि बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो इनके अंदर भी ना आपको एकदम हल्का सा लालपना देखने को मिलेगा। अब ये जो लालपना होगा, ये जो इनके स्किन पे दिखेगा आपको, ये मेष लग्न की या मेष राशि की तरह नहीं होगा जिसमें आपको एकदम क्लियर दिखाई देता है, एकदम गुस्से या जिस तरह शर्मा जाते हैं जब, या नॉर्मली जो आपको दिखता है जब सामने आपके खड़े होते हैं कि खूनी लाल एकदम, या ज्यादा खून है शरीर में, गुस्सैल, ऐसा ऐसा नहीं। ये इमोशनल वाला एकदम हल्का लाल होता है। जब ये रोते हैं ना, तब आपको ज्यादा इनको देखने मिलेगा कि इनका चेहरा में हल्का लाली, जब रोते हैं या जब प्यार में पड़े होते हैं, तब आपको ये लाली देखने को मिलता है। वो लाली दिखाता है कर्क राशि वाला लाल, ठीक है। उसी प्रकार से हैबिटेट के बारे में बता रहे हैं, मतलब किस क्षेत्र को दिखाता है। जैसे कि पहले जो था, एक दिखा रहा था कि पहाड़ी क्षेत्र को, फिर वृषभ राशि, और जो वृषभ राशि के अलावा जो अपना मिथुन राशि देखे, दोनों एक गांव को दिखाता है। उसी प्रकार से जो कर्क राशि होता है वो जंगल को दिखाता है। उसी प्रकार से अगर आप बोलें कि किस प्रकार के वर्ण को दिखाता है, कि वर्ण भी होते हैं, चार प्रकार के वर्ण बताए गए हैं हिंदू जो सभ्यता है उसमें। तो उसमें ये ब्राह्मण वर्ण को दिखाता है। ये भी रात के समय स्ट्रांग होता है। इसका जो साइन होता है वो बहुपद होता है। अभी तक हम द्विपद या चतुर्पद पढ़े थे, अब ये बहुपद यानी कि जिसमें ना इंसान है ना चार पैर वाले जानवर है, चार से अधिक पैर वाले जो जानवर है उनके बारे में बता रहे हैं, बहुपद, ठीक है। उसी प्रकार से जो शरीर का, जो शरीर के बारे में बता रहे हैं कि थोड़ा आपको मोटा आपको शरीर देखने को मिल सकता है, जो कर्क लग्न हो, थोड़ा थोड़ा फैट है, ऐसा टाइप। इसी इसी साइन में बृहस्पति भी आके उच्च के होते हैं। अब सपोज बृहस्पति वगैरह एफ्लिक्टेड हों, या लग्न में राहु या सैटर्न जैसे कोई ग्रह बैठे हों, तो हो सकता है आपको पतला दिख जाए। वो इफेक्ट, वो जब आप डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे प्रिडिक्शन करना है, शरीर में पतला होगा, मोटा होगा, अलग अलग ग्रह के। लेकिन मोटा मोटा ये बता रहा है कि अगर सिर्फ कर्क राशि के बारे में बताएं तो वो मोटा शरीर दिखाता है।
उसी प्रकार से जो 3 गुण गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तमोगुण जो होते हैं, उसमें सात्विक गुण को दिखाता है ये जो साइन है, कैंसर साइन। उसके बाद एलिमेंट्स की बात करें तो वो जल एलिमेंट यानी कि पंच तत्व जो होते हैं उसमें जल तत्व को दिखाता है। एक पृष्ठोदय राशि होती है, पृष्ठोदय और शीर्षोदय समझा चुका हूँ। और इसका जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। आपको हर राशि का हर गुण पता होना चाहिए, हर कारक तत्व पता होना चाहिए, तभी आपका जो प्रिडिक्शन होगा किसी के बारे में भी वो और ज्यादा गहरा होगा, और ज्यादा सटीक होगा, और ज्यादा से ज्यादा चीज आप कार्य में उनको बता पाओगे, उनको सरप्राइज कर पाओगे कि इतना डिटेल में कोई कैसे बता सकता है। जब आप हर चीज आप समझने लगोगे, आपको याद रहना शुरू होगा कि क्या कौन सा राशि किस चीज को दिखाता है, तो आपको समझ में आएगा। राशियों की खास बात ये होती है, राशियों की जो खास बात है वो ये होती है कि राशियों के कारक तत्व भावों के कारक तत्व से ज्यादा होते हैं। समझ रहे हैं? जैसे काल पुरुष कुंडली में प्रथम भाव में ही अपने मेष राशि आ जाती है, तो अब उसमें आपको ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी लग्नों में भी जो प्रथम भाव है वो तो हेड को दिखा रहा है, प्रथम भाव का लॉर्ड हेड से जुड़ी चीजों को दिखा रहा है। लेकिन लग्न कोई भी हो, और एरीज जो होता है वो एरीज हमेशा हेड को दिखाएगा। समझ रहे हो? यानी कि हाउस और हाउस लॉर्ड के जब बात करें तो फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस लॉर्ड हेड को दिखाएगा, लेकिन जब राशियों की बात करें तो एरीज चाहे कोई भी लग्न का कुंडली हो, एरीज हमेशा हेड को दिखाता है। समझ गए आप लोग को? उम्मीद है समझ में आया हो। जब आप किसी का प्रोफेशन जज करते हैं, जब आप किसी का बीमारी जज करते हैं, तब आपको राशियां बड़ी काम की आएंगी। राशियां जितना एक्यूरेट आपको प्रिडिक्शन करेंगी, उस समय आप भाव से ज्यादा राशियों का उपयोग करेंगे। तो राशियों के कारक तत्व ज्यादा होते हैं, राशियों को कारक तत्व याद करना चाहिए, राशियों का उपयोग करना चाहिए, राशियों के गुणों का उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो वीडियो ऑलरेडी अंत हो चुका है, लेकिन अगर आपको किसी को फिर से बताता हूँ, कंसल्टेशन वगैरह की जरूरत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लाइक नहीं किया हो वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल, तो प्लीज कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। श्लोक नंबर 12 से लेकर श्लोक नंबर 24 तक अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा। वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।